नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। रिपोर्टर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रिपोर्टर लाइव में हम आपको दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण खबर बताएंगे और हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हर एक अपडेट आपको देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव का सिलसिला। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में आज समाप्त हो गई। इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी धीर राजपूत। काफी दिनों से लगातार चल रही कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा आज समापन की ओर बढ़ गई। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी का ये समापन जो है कश्मीर में आज किया गया। इस पूरे यात्रा के दौरान देखा कि राहुल गांधी जो है पूरे जोश के साथ एक पूरे भारत का उन्होंने जो है पैदल मार्च किया और जो है इस पूरी यात्रा को लेकर के कांग्रेस पार्टी काफ़ी उत्साहित थी, जोश से भरी हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से ये यात्रा शुरू हुई उसके बाद ये कई राज्यों से होते हुए निकली। और ख़ास बात ये रही कि इस यात्रा को लेकर के काफ़ी चर्चाएं भी रहीं और ये भी देखने को मिला कि इस यात्रा को लेकर के विपक्ष ने जो है बीजेपी ने काफ़ी इस पर जो है पलटवार भी किए। वहीं काफ़ी जो है इस यात्रा को लेकर के राहुल गांधी की भी चर्चा बनी रही। लेकिन हालांकि काफ़ी दिनों के बाद, यानी कि इतने दिनों के बाद जो यात्रा चल रही थी उसका आज समापन हो गया और इस समापन के दौरान राहुल गांधी ने एक प्रेस वार्ता भी की। आपको बता दें कि यह यात्रा 5 महीने से लगातार जारी थी और लगभग 150 दिन जो है इस यात्रा को चलाया गया, जिसके बाद आज इसका समापन हुआ। समापन के दौरान कश्मीर में जो है कांग्रेस पार्टी के काफ़ी दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके और जम्मू कश्मीर के जो है महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे कई बड़े नेता इस जो समापन में मौजूद रहे। और आपको बता दें कि इसको लेकर के जो है राहुल गांधी ने भी प्रेस वार्ता की। कैमरामैन निकांत के साथ धीर राजपूत, इंडिया वॉइस। तो भारत जोड़ो यात्रा का आज समापन हुआ और इस समापन समारोह के मौके पर किन किन पार्टियों ने शिरकत की, बता रहे हमारे सहयोगी धीर। भारी बर्फबारी के बीच सोमवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर में समाप्त हो गई। बता दें कि इस समापन समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सभी ने स्पीच दिया। राहुल गांधी ने बाकायदा 35 मिनट के लंबी स्पीच दी। इस दौरान राहुल गांधी ने इस्लाम से लेकर कश्मीरियत तक का जिक्र किया। बता दें कि राहुल गांधी के समापन समारोह में 30 अलग अलग दलों को न्योता दिया गया था, लेकिन शामिल महज कुछ दल हुए, जैसे कि पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला, डीएमके के प्रतिनिधि शामिल होने आए थे। वहीं राहुल गांधी का ये समापन समारोह एक तरीके से एक मैसेज देने का था कि हम विपक्ष को एकजुट करने के मैसेज दे रहे हैं। उसमें अब ये कितना सफल हो पाते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन निकी के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। संसद के बजट सत्र से एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, बता रहे हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। देश का आम बजट पेश होने वाला है। देश की जनता इसी पे टकटकी अपना लगाई बैठी है और इंतजार कर रही है कि ये आम बजट जो होगा वो पेश किस तरीके से होगा। उसी को बता दें कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार 2024 के लिए ये आम बजट बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये सालानी बजट है, उसको लेकर निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पेश होने वाला आखिरी पूर्ण बजट पेश है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को संसद में सुबह 11 बजे देश की वही खाता जनता के सामने पेश करेंगी। 2017 से बदली रेल बजट में परंपराएं। आम बजट में रक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य में के साथ ये भारतीय रेल से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणा भी की जाएंगी। यह बता दें कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में बजट से जुड़ी कई पुरानी परंपराओं में बदलाव किया है, जिससे रेल बजट भी शामिल है। साल 2017 से पहले भारतीय रेलवे के लिए अलग से रेल बजट पेश किया जाता है। आम बजट से पहले पेश होता है रेल बजट। देश के रेल बजट को अलग से पेशी करने की परंपरा नहीं थी, बल्कि आज़ादी से पहले चली आ रही है। देश के रेल के लिए अलग अलग बजट के लिए सिलसिला साल 1924 से जारी किया था। इससे आम बजट पेश होने के एक दिन पहले ही पेश किया जाता है। लेकिन जब केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार आई तो परंपराओं को भी साल 2016 में बदलने का काम किया गया है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के आम बजट में रेल बजट को मिलकर पेश करने का ऐलान किया है और 2017 से एक साथ पेश किया जाएगा। जिस तरीके से बजट जो है पेश किया जाएगा तो उस पर जो है जनता की पूरी तरीके से निगाहें रखी हुई हैं और कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत फ़ायदेमंद बजट बताया जा रहा है कि 2024 के जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव होने, तो उसमें ये अहम बजट में काफ़ी पेश किया जाएगा और काफ़ी लोगों को इसमें फ़ायदा पहुँचाया जाएगा, क्योंकि निर्मला सीतारमण इस बजट को जो है 1 फरवरी को पेश करेंगे। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। महात्मा गांधी की आज 75वीं पुण्यतिथि और 75वीं पुण्यतिथि के मौके पर पीएम मोदी ने राजघाट पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, बता रही हमारी सहयोगी पूजा झा। आज
आज देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यानी बापू का 75वीं पुण्यतिथि है। आज उनकी राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि दी। उनके स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह ने और उनको नमन किया है। आपको बता दें, 30 जनवरी की तारीख देश के इतिहास में एक काले दिन के तौर पर दर्ज है। 30 जनवरी साल 1948 वही तारीख है जब नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। ये दिन पूरे देश के लिए क्षति का दिन बन गया था। इस दिन महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में याद किया जाता है इस दिन को। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर बापू की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा था कि वो बापू की पुण्यतिथि पर उनको नमन करते हैं, उनके विचारों को याद करते हैं और उन सभी लोगों को वो श्रद्धांजलि देते हैं जो राष्ट्र की सेवा में शहीद हुए। बापू के बलिदानों को कभी भुलाया नहीं जाएगा और विकसित भारत के लिए काम करने और हमारे संकल्प को मजबूत करते रहेंगे बापू के विचार। तो बापू की पुण्यतिथि पर देश भर के तमाम दिग्गज राजनेताओं ने महात्मा गांधी को ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की, उनको नमन किया और साथ ही उनके विचारों को याद किया और बताया कैसे उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आज़ादी दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके विचार, उनके संकल्प देश को प्रगति के पथ पर कैसे आगे कर सकते हैं और कैसे देश को विकास की राह पर आगे ले जाते हैं, उनके इन सभी विचारों को आज सभी ने याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर आज बापू को नमन किया और उनके विचारों को याद किया और लोगों से अपील की कि महात्मा गांधी के विचारों को अपने व्यक्तित्व में शामिल करें ताकि देश विकास के पथ पर अग्रसर हो। कैमरामैन निकी के साथ मैं पूछा। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर लगातार मचे बवाल के बाद आखिर कब होगी उसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, बता रहे हमारे सहयोगी विशाल मिश्रा। गुजरात दंगों पर बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिस पर अब केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है, जिसके बाद कुछ लोगों का मानना है कि ये बेहद गलत है, जिसके बाद कुछ लोग अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं। 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट इन दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है और 6 फरवरी को डेट दी गई है। इनमें एक याचिका ML शर्मा ने दाखिल कर केंद्र सरकार के प्रतिबंध को चुनौती दी है और दावा किया गया है कि डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर बैन अवैध है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट से डॉक्यूमेंट्री के कंटेंट की जांच की मांग भी की गई है। साथ ही दंगों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ भी जांच की मांग की गई है। दूसरी याचिका में कहा गया है कि सरकार अपनी आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल कर ट्वीट और क्लिप को ब्लॉक कर रही है। जर्नलिस्ट N राम और वकील प्रशांत भूषण ने ट्वीट डिलीट कर दिए गए। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि इन मामले में अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। अधिवक्ता ML शर्मा द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि गुजरात दंगों में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को रिकॉर्ड किया गया था और इसे सार्वजनिक रूप से देखने के लिए जारी किया गया था, लेकिन सच्चाई के डर से डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो बीबीसी द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट का लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट्री की सच्चाई छुपाई जा रही है। कैमरामैन निकी के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस। इधर बिहार में सत्ताधारी जेडीयू के बीच मचे घमासान के बाद अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। कौन सा है वो बड़ा ऐलान, बता रहे हमारे सहयोगी नितिन। सत्ताधारी जेडीयू के बीच मचे घमासान के बीच में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। नीतीश कुमार ने कहा कि मर जाना कबूल है, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि इस तरीके की जो बार बार मेरे को जो टॉर्चर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने आज साफ ऐलान कर दिया कि मरते दम तक वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग अटल जी के मानने वाले लोग हैं। उन्होंने दावा किया है कि हमने बीजेपी को छोड़ दिया था, लेकिन ज़बरदस्ती पीछे पड़कर साथ आए। 2020 में हम तो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने जो किया सब ने देखा। हम लोगों को इन्हें कितनी इज्जत दी है। नीतीश कुमार ने कहा चुनाव तो होने दीजिए, इस बार सबको पता चल जाएगा कि कितनी किसकी सीटें आती हैं। नीतीश कुमार के यह बयान से ऐसे वक्त में आया कि जब उनकी पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा लगातार उन पर निशाना साध रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया था कि जेडीयू के बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में है। इससे पहले जब
उपेंद्र कुशवाहा एम्स में भर्ती हुए थे, तब उनकी फ़ोटो भी कुछ बीजेपी नेताओं के साथ में सामने आई थी। इसके बाद कुशवाहा के बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जाने के लगे थे। हालांकि कुशवाहा ने कहा कि वो जेडीयू को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। सत्ताधारी जेडीयू के जो नेता हैं वो उनका साफ तौर पर यही कहना है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी कहना है कि इस तरीके की जो हलचलें मची हुई हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, कहा जा रहा है कि वो मरते दम तक भी वो साथ नहीं देंगे। लेकिन उनका कहना था कि हमें लोगों को देख लिया है कि हमें कितनी इज्जत मिली थी जब उनको जो है मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा था कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना था, लेकिन उनको भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्ती मुख्यमंत्री बनाया था। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास की हत्या के बाद नए स्वास्थ्य मंत्री का नाम फाइनल हो गया है। कौन सा आखिरकार वो नया नाम, बता रही हमारी सहयोगी पूजा। ओडिशा में नवकिशोर दास की हत्या के बाद राज्य के अगले स्वास्थ्य मंत्री का नाम फाइनल हो गया है। निरंजन पुजारी अब ओडिशा के अगले स्वास्थ्य मंत्री होंगे। आपको बता दें 29 जनवरी को एक पुलिसकर्मी ने नवकिशोर दास पर गोलियां बरसा दी, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ओडिशा के राज्यपाल गणेश लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और कई अन्य क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य व्यक्तियों ने आज दिवंगत नवकिशोर दास को श्रद्धांजलि दी, जिन्हें झारसुगुड़ा जिले में ब्रजराज नगर शहर में एक पुलिसकर्मी ने कथित तौर पर गोली मार दी थी। मुख्यमंत्री ने रविवार को अस्पताल जाकर मंत्री का हालचाल भी जाना था, लेकिन इलाज के कुछ देर बाद डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास का जो पार्थिव शरीर है उनके आधिकारिक आवास पर रखा गया था, जहां पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। उनके परिजनों से संवेदनाएं प्रकट की। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। राज्य सरकार ने रविवार शाम को दिवंगत मंत्री के सम्मान में पूरे ओडिशा में 3 दिवसीय शोक की घोषणा की थी। एक अधिसूचना में कहा गया कि पूरे राज्य में 29 और 31 जनवरी तक 3 दिन तक कोई आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। तो ओडिशा में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया और निरंजन पुजारी अब ओडिशा के अगले स्वास्थ्य मंत्री होंगे। कैमरामैन शंकी के साथ मैं पूजा। समाजवादी पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची जारी कर दी है। आखिर क्या कुछ है खास इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट में, बता रहे हमारे सहयोगी अखंड प्रताप शाही। समाजवादी पार्टी ने कल अपनी कार्यकारिणी की सूची जारी की। इस कार्यकारिणी की सूची को अगर देखा जाए तो ये जरूर कहा जा सकता है कि राजनीति के दंगल में जातियों के दांव खेले गए हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी के खेमे में जो अगर कार्यकारिणी की बात की जाए तो कुल 62 नामों का ऐलान किया गया है, सूची जारी की गई है, जिसमें 10 यादव परिवार से हैं और 6 अखिलेश यादव के परिवार के सदस्य ही हैं। इनमें से 9 मुस्लिम, 5 कुर्मी, 4 ब्राह्मण, 7 दलित और 16 अन्य पिछड़े वर्ग और बाकी अन्य सदस्य हैं। हैरत की बात यह है कि सबको साथ लेकर चलने वाली समाजवादी पार्टी में इस बार अगड़ों को तरजीह नहीं दी गई है, जिसमें ब्राह्मण चेहरों की बात अगर की जाए तो महज 3 ब्राह्मण चेहरे ही उसमें शामिल हैं। तो दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी हैरानी की बात है वो है स्वामी प्रसाद मौर्य का इस कार्यकारिणी में राष्ट्रीय महासचिव के ओहदे पर उनकी तैनाती किया जाना। अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य और आजम खान को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी है। और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इस समय मौजूदा दौर में जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए बयान के बाद विवाद चल रहा है और खुद अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी हिंदूवादी नेताओं के चेहरे पर के निशाने पर हैं और हिंदुत्व के एजेंडे की तरफ उनका जो बढ़ाव दिख रहा था वो कहीं ना कहीं हिंदुओं को साधने की बात जो चल रही थी उस पर कहीं ना कहीं बात उंगलियां उठती हुई दिखाई दे रही थी। बावजूद इसके स्वामी प्रसाद मौर्य पर भरोसा जताना अखिलेश यादव का ये जताता है कि इस पूरे चुनावी तैयारियों में 2024 की तैयारियों में स्वामी न सिर्फ मजबूरी हैं बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए जरूरी भी हो गए हैं। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ अखंड प्रताप शाही, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और राम मंदिर का निर्माण तेज गति से चल रहा है। खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभिनव आनंद। विश्व पटल पर अपनी अलग छाप छोड़ने वाली धर्मनगरी अयोध्या में मंदिर निर्माण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। बात करें मंदिर निर्माण की तो लगभग 60% कार्य पूरा हो चुका है। आज
समीक्षा बैठक बैठाई गई है, जो उसके अध्यक्षता जो निर्माण कार्य समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र, उन्हीं की अध्यक्षता में ये 2 दिवसीय बैठक बैठाई गई है। इस बैठक का आज दूसरा दिन है। इस बैठक को बेहद ही खास माना जा रहा है, क्योंकि जिस भगवान राम के बाल स्वरूप की आदमकद मूर्ति की परिकल्पना ट्रस्ट के पदाधिकारी एवं राम भक्तों ने की थी, कहीं न कहीं अब वो साकार होते नजर आ रहा है। आपको बताते चले आपको कि नेपाल की गंडकी नदी से लगभग 2 शिलाएं, शालिग्राम शिलाएं आप भारत लाई जा रही हैं, जिनको नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री कमलेश निधि एवं विहिप के कुछ पदाधिकारीगण उसको लेकर 2 फरवरी को अयोध्या आ रहे हैं। अब बात करें शिलाओं को, तो शिलाओं से भगवान राम की आदमकद मूर्ति बनाई जाएगी और जिनको भगवान के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा। इंडिया वॉइस के लिए अयोध्या से। उधर उत्तर प्रदेश के बदायूं में मतदान को लेकर क्या रहा चुनावी माहौल, बता रहे हमारे संवाददाता सतीश सक्सेना। बदायूं जिले में स्नातक को जो चुनाव है वो जारी है। लोगों में उत्साह देखने को मिला है। वहीं लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सभी वोटर अपना जो वोट है वो डालने के लिए बूथों पर पहुंचे हैं। वहीं आपको बता दें कि जो अधिकारी भी लगातार बूथों पर दौरा कर रहे हैं और जानकारियां ले रहे हैं कि किसी भी तरीके से मतलब किसी को भी किसी तरीके की कोई भी दिक्कत ना हो, जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। वहीं आपको बता दें कि जो बूथ स्थल हैं उनके आसपास काफ़ी संख्या में पुलिस बल भी लगाया गया है। वहीं जो जिलाधिकारी महोदय उनका कहना है कि अगर कहीं भी कोई खुरापाती तत्व दिखाई दें तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हुए हैं। इसी को देखते हुए आपको बता दें कि यहाँ पर जो मौसम है वो भी ख़राब चल रहा है, बारिश हो रही है, लेकिन जो वोटर हैं वो लगातार अपने मत के लिए वहाँ पर खड़े हुए हैं और मत के लेकर वो उनमें काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। कैमरामैन सोहेल के साथ सतीश सक्सेना, इंडिया वॉइस, बदायूं। बलिया पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने क्या कुछ कहा, बता रहे हमारे सहयोगी करुणेश। संगठन हिंदू समाज की बात करने वाले डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया आज बलिया पहुंचे। बलिया के टाउन हॉल के मैदान में एक हिंदू संगठन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया पहुंचे थे। पहुंचने के बाद उनका वहां पर हिंदू संगठनों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने मंच से कहा कि आज देश में जनसंख्या की आवश्यकता है, जनसंख्या के लिए कानून बनना चाहिए। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि जिस तरह से 450 वर्ष के बाद आज राम जन्मभूमि बन रहा है, उसी तरह से मथुरा और काशी को भी बनना चाहिए। लेकिन राम जन्मभूमि के ऊपर चिंता भी जताया और कहा कि अगर जनसंख्या का नियंत्रण नहीं होगा तो 50 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि भी सुरक्षित नहीं रहेगा और हमारा घर भी सुरक्षित नहीं रहेगा, हम लोग भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने पाकिस्तान को लेकर भी कहा कि जिस समय बंटवारा हुआ था उस समय ही वहाँ पर हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए था, लेकिन यह एक गलती हुई है। लेकिन हम लोगों के अब पाकिस्तान के पास खाने को ठिकाना नहीं है तो उसके पास लड़ने के लिए हथियार कहाँ से आएंगे। पाकिस्तान भी आने वाले समय में हम लोगों का होगा। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि अगर केंद्र सरकार चुनाव के पहले मथुरा, काशी और जनसंख्या पर नियंत्रण लाती है तो निश्चित तौर पर बीजेपी सरकार को चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में फायदा होगा। गणेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए बलिया से। घर में सो रहे 20 साल के नौजवान को आखिर किसने बनाया गोलियों से निशाना, बता रहे हमारे सहयोगी संदीप सिंह। उत्तर प्रदेश के बांदा से आज एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां घर के अंदर सो रहे 20 वर्षीय युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई है। जैसे ही सुबह युवक के परिजनों को पूरे मामले की जानकारी लगी तो तत्काल परिजनों के द्वारा पूरे मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। स्थानीय पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर पूरे मामले को संज्ञान में लिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं जब पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल करते हुए ग्रामीणों से और मृतक के परिजनों से बात की तो कहीं ना कहीं पूरा मामला प्रथम दृष्टया जो सामने निकल करके आया है वो प्रेम प्रसंग का निकल करके आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी स्थानीय पुलिस के द्वारा अन्य पहलुओं में भी लगातार जांच की जा रही है। पूरे मामले की अगर बात करें तो पूरा मामला बांदा जनपद के गिरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत दुर्गापुर गांव का बताया जा रहा है। इंडिया वॉइस के लिए संदीप कुमार, बांदा। यूपी के जौनपुर में गोलियों की एक के बाद एक तड़तड़ाहट से आखिर कैसे दहल उठा जौनपुर, बता रहे हमारे सहयोगी विवेक कुमार। जौनपुर एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा है। बताया जाता है कि लाइन बाजार थाना क्षेत्र के चांदपुर मोहल्ले में उस समय हड़कंप मच गया कि जब बाइक सवार 2 बदमाशों ने बालू मंडी के पास खड़े एक युवक पर फायरिंग झोंक दी।
वहीं घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। घायल युवक को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल की हालत गंभीर देख वाराणसी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस के आला अधिकारियों की माने तो पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है और ये बदमाश मड़ियाऊ थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा और कब तक बदमाश गिरफ्तार होते हैं तो देखने वाली बात होती है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। इधर कानपुर में हुए एमएलसी चुनाव का आज का क्या कुछ रहा लेखा जोखा, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद असलम। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य चुनने के लिए खंड स्नातक व शिक्षक खंड के आज चुनाव हुए हैं और आज सुबह 8 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई थी। अगर हम कानपुर की बात करें तो यहाँ पर 183 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पर लगभग 1,74,000 जो वोटर हैं, स्नातक वोटर हैं, वो जो इनकी किस्मत है उसका फैसला करेंगे। अगर हम पूरे जो 3 ज़िले हैं उनको मिला दें, जिसमें कि कानपुर नगर, कानपुर देहात व उन्नाव आता है, तो पूरे अगर टोटल वोटों की बात करें तो 2,27,000 वोट है, जिसमें कि 246 केंद्र बनाए गए हैं। और अगर हम प्रत्याशियों की बात करते हैं तो 19 प्रत्याशी हैं, जो कि स्नातक में 10 प्रत्याशी हैं और शिक्षक में 9 प्रत्याशी हैं। फिलहाल 2,27,000 जो वोटर हैं आज वो वोट करेंगे। सुबह से ही वोटिंग शुरू हो गई थी, जिसके बाद आज शाम 4 बजे जो है वोटिंग ख़त्म हो जाएगी और जो 19 प्रत्याशी हैं उनकी जो किस्मत का फैसला है वो उनकी जो मतदान पेटी है उसमें कैद हो जाएगा। और आपको बताते चले कि कानपुर की अगर हम बात करें तो बीते 2 सालों से लगातार जो यहाँ पर एमएलसी हैं वो अरुण पाठक हैं, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं और इस बार भी वो दावा कर रहे हैं कि जो रिकॉर्ड तोड़ वोटों से उनकी जीत होगी। तो फिलहाल जो 19 प्रत्याशी हैं उनकी जो मत पेटी के अंदर जो उनकी किस्मत है वो कैद हो जाएगी आज, और उसके बाद कुछ ही दिनों में ये जानकारी हो सकेगी कि आखिर किसकी जीत हुई है और किसकी हार। कैमरा पर्सन चंद्रा के साथ मोहम्मद असलम, इंडिया वॉइस। उधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आईटी की रेड से कहां-कहां फैली सनसनी और किन-किन ठिकानों पर आईटी ने मारी रेड, बता रहे हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा। मंसूरपुर स्थित सरसादी लाल डिस्टिलरी में उस समय हड़कंप मच गया जब सुबह सवेरे इनकम टैक्स विभाग की वहां छापेमारी हो गई। जी हां, आपको बता दें, इनकम टैक्स की हुई इस अचानक कार्यवाही से डिस्टिलरी में मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और इसकी सूचना तुरंत अपने उच्च अधिकारियों को दी गई। वहीं इनकम टैक्स की छापेमारी की खबर लगते ही मौके पर पहुंचे कुछ पत्रकारों के साथ भी डिस्टिलरी में मौजूद कर्मचारियों के द्वारा अभद्रता की गई और गेट को बंद कर दिया गया। हालांकि गेट बंद होने के बाद इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी जो है वो बदस्तूर जारी है और अभी तक ना तो इनकम टैक्स की तरफ से ना ही जो डिस्टिलरी के अधिकारी हैं उनकी तरफ से अभी तक कोई बयान इसमें निकलकर सामने आया है। अब देखना यह है कि इनकम टैक्स की यह छापेमारी कब तक चलती है। सुबह से लगातार इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं, मिल का गेट बंद कर दिया गया है और लगातार जो है वो कार्रवाई जारी है। अपने सहयोगी के साथ आशुतोष मिश्रा, इंडिया वॉइस, जय हिंद। रिपोर्टर लाइव में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।